हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब एक खोज। आज का विषय है जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड, जो थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर में लगा हुआ है जीई में के कंप्लीट पाठ्यक्रम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगा दिया है। एक बार मैं हिंदी में जल्दी से पढ़ देता हूँ हमें क्या पढ़ना है। इकाई 1 में हमें बेसिकली जो पितृसत्ता है मीन्स पैट्रियार्की, मातृसत्ता, नारीवाद, और इकाई 2 में हमें फ्रांसीसी क्रांति में लिंग मतलब महिलाओं की भागीदारी और उनकी प्रतीकात्मकता मीन्स आइकोनोग्राफी, और थर्ड यूनिट में हमें उदारवादी लोकतांत्रिक महिलाएं जिनका आंदोलन, जिसमें केस स्टडी पढ़नी है ब्रिटेन, यूएसए और दक्षिण अफ्रीका की। यूनिट फोर्थ में हमें समाजवादी, कम्युनिस्ट और अन्य राजनीतिक लामबंदी में महिलाएं, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, पश्चिमी क्रांति। खैर, ये बात रही सिलेबस की, लेकिन आपको रियलिटी चेक दो तो जो पेपर होने वाला है, आप देख लीजिए, पीवाईक्यू लगा दिया मैंने। इस पीवाईक्यू में यदि आप इस यूनिट में से इन मतलब पूरी जो यूनिट लगी है 4, इसमें से अगर 2 भी कर जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इनफ है, बहुत काफ़ी है इस चीज़ के लिए कि आप वहाँ पर जाके इन 8 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कौन-सी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अगर 2 बोल रहा हूँ तो आप 2 ही पढ़ें, पढ़ने को, क्योंकि चारों यूनिट इम्पोर्टेंट है अपने आप में, इंटरेस्टिंग भी है। खैर, हमें बस अगर पेपर से रिलेवेंट पढ़ना है तो मैं कहूँगा कि आप 2 ही यूनिट पढ़ें, अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरी 4th पढ़ सकते हैं। खैर, मैं पूरी चारों ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के, यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू लगा दिया, आप एनालाइज़ कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, एग्ज़ाम्स को, इनको अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूनिट 1 को, जिसमें हमें पढ़ना है लैंगिक इतिहास, जिसमें पितृसत्ता मीन्स पैट्रियार्की और मातृसत्ता मीन्स मैट्रियार्की और नारीवाद इट मीन्स फेमिनिज्म, इसे रिगार्डिंग पढ़ना है। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं पितृसत्ता को। व्हाट इज पैट्रियार्की? आप सभी जानते तो होंगे कि हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज रहा है आरंभ से ही, जिसमें एक प्रकार से पिता या एक पुरुष का ही वर्चस्व रहा है समाज में, हर क्षेत्र में देखे, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक ही क्यों ना हो। खैर, अब पढ़ते हैं पितृसत्ता जो शब्द है, ये ग्रीक मूल के शब्द पैट्रियार्कीस से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में यह केवल एक पारिवारिक ढांचा नहीं, बल्कि महिलाओं के दमन और अधीनता को बनाए रखने वाली एक व्यापकता, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था रही है। अब यहाँ पे देखिए, एक अ, चिंतक रहीं सिल्विया वॉल्बी, इनका वर्गीकरण कैसे रहता है कि किस प्रकार 2 प्रकार के पितृसत्ता एग्जिस्ट करती है समाज में, निजी पितृसत्ता और सार्वजनिक पितृसत्ता। निजी मीन्स प्राइवेट पैट्रियार्की, जिसमें जो घरेलू क्षेत्र है इसी में ही जो महिला है उसका अ, जो क्षेत्र है वो सीमित कर दिया जाता है कि यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ पर उसको उसका शोषण किया जाता है। और सार्वजनिक पितृसत्ता से क्या अभिप्राय है कि मान लीजिए महिला घर से बाहर निकल भी जाती है, तो निकलने के बाद समाज उसका शोषण करता है। कैसे करता है? मान लीजिए कोई महिला है, अब वह अपनी क्षमता से अनुसार या उससे भी ज़्यादा कार्य कर रही है, लेकिन उसको जो उसका वेतन है वो बहुत कम मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो समाज है उसका शोषण कर रहा है, जो उसकी ईमानदारी का जो है वह उसे नहीं सौंप रहा है, तो ये भी तो एक प्रकार का शोषण ही हुआ। अब ये कि यहाँ पर जो सिल्विया वॉल्बी होते हैं वो इस चीज़ को प्रतिपादित करते हैं, मतलब 6 स्तंभ रखते हैं इनके सामने। पहला क्या है? घरेलू उत्पादन की पितृसत्तात्मक पद्धति क्या है? पितृसत्तात्मक रोजगार संबंध और पितृसत्तात्मक राज्य, और इसी के साथ पुरुष सत्तात्मक हिंसा और लैंगिकता में पितृसत्तात्मक संबंध और पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक संस्थाएँ। मतलब कहने का तात्पर्य पितृसत्ता किस प्रकार को अपने आप को आकार देता है, ये उसके इसके प्रमुख क्षेत्र थे सिल्विया वॉल्बी के अनुसार। अब आपको लग सकता है बहुत छोटा टॉपिक है ये पितृसत्ता, लेकिन आप इतना भी पढ़ते हैं तो ये इनफ है। अब यहाँ पर भी एक बुक है, मैं बताना भूल गया, कि सिल्विया वॉल्बी की थ्योरी ऑफ पैट्रियार्की मीन्स अ, थ्योराइजिंग ऑफ पैट्रियार्की है। तो आप इस बुक का ज़रूर अपने उत्तर में उद्धरण दें। अब आते हैं अगले, मातृसत्ता इट मीन्स मैट्रियार्की। देखिए, मातृसत्ता बिल्कुल अपोज़िट हो जाता है पैट्रियार्की का, पितृसत्ता का, जिसमें वहाँ पर एक पुरुष का वर्चस्व था समाज पर। यहाँ पर एक महिला सामाजिक दबदबे वाला समाज है, जहाँ पर महिला का दबदबा है। मेरे हिसाब से ये मात्र एक कल्पना है जहाँ पर एक माता का दबदबा रहा हो। आगे जाके आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि भैया जो इंडिया है उसमें भी एक एक जगह है, अ, हाँ, भारत की खासी और गारो जनजाति जो मेघालय में पाई जाती है, इसमें माना जाता है कि हाँ, इसमें मैट्रियार्की रूल होता होगा। दिखता है क्या होता है, लेकिन ऐसा था नहीं, किस प्रकार से था नहीं, हम अच्छे से लॉजिकल इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, मातृसत्ता शब्द लैटिन शब्द मैटर और ग्रीक शब्द आर्चिन के मेल से बना है, जिसका सीधा अर्थ होता है माँ या स्त्री का शासन।
सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से इसे पितृसत्ता के बिल्कुल विपरीत या विद्रुम स्थिति पर देखा जाता है। लेकिन अगर समझे इस बात को कि एक आदर्श मात्र सत्तात्मक समाज में राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक अधिकार, कानूनी शक्तियाँ, संपत्ति का स्वामित्व और परिवार का अंतिम नियंत्रण महिलाओं के हाथों में होता है। हालाँकि इतिहास शास्त्र, मानव विज्ञान और समाज शास्त्र के विद्वानों के बीच यह एक अत्यंत विवादित और गहन बहस का विषय रहा है कि क्या मानव जाति के पूरे इतिहास में कभी कोई ऐसा पूर्ण मात्र सत्तात्मक समाज वास्तविक रूप में अस्तित्व में था, जैसे कि मैंने ऊपर कहा आपको, जहाँ महिलाओं ने पुरुषों पर ठीक उसी प्रकार दमनकारी शासन किया हो, जैसा पुरुषों ने पितृसत्ता पर महिलाओं पर किया। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है उस दबदबे की, उस वर्चस्व की, उस आधिपत्य की जो पितृसत्ता पुरातन आदिकाल से समाज पर अपना दबदबा करती हुई आई है। क्या ऐसा सच में महिलाओं ने अपना दबदबा किया होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। कैसे नहीं, आगे समझेंगे। देखिए, 19वीं सदी के मानव शास्त्री में बहस देखते हैं, किस प्रकार कुछ-कुछ प्रमुख बात होती है यहाँ पर, जैसे जो जोहान जेकबर बाचोफिन हैं, ये क्या रखते हैं कि स्विस न्यायविद हैं ये, और इनके विचारक यदि देखें तो बाचोफिन ने अपनी पुस्तक माट्रियार्कट अ, में प्राचीन पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ये बताया, ये दावा किया कि मानव इतिहास में प्रारंभिक काल में स्त्री का शासन हुआ करता था। उन्होंने यहाँ पर 2 चीज़ फैक्ट ली, जो अमेरिका में वहाँ नेटिव थे, अमेरिकन नेटिव जो मतलब पुराने पूर्वज थे अमेरिका के, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करके उनके बारे में पता लगाया कि वहाँ पर पहले मैट्रियार्की का सिस्टम था, वहाँ महिलाओं का शासन होता था। यहाँ इन्होंने अपना एक लॉजिक रखा। आगे लुइस हेनरी जो होते हैं मॉर्गन, वे अमेरिकी मानव विज्ञानी मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एशियन सोसाइटी में मूल अमेरिकी जनजातियां, विशेषकर जो इरोकियस होती है, इरोकियस जो जनजाति है, उसका अध्ययन करके महासंघ का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वहाँ वंश परंपरा और कबीले के निर्णय माता की रेखा से चलते थे। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ जनजातियों का अध्ययन किया जिसमें से इरोकियस प्रमुख है, इरोकियस प्रमुख है। वहाँ पर इन्होंने देखा कि भैया यहाँ पर क्या थी, मैट्रियार्की सिस्टम चलता था, यहाँ पर महिलाओं का राज चलता था। आगे फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं, इनका मत सुनिए, मॉर्गन के शोध से प्रभावित हुए थे, मतलब इनके इनके जो शोध, इन्होंने जो रिसर्च करी उनके शोध से प्रभावित थे। इन्होंने मतलब उसके जो इनके जो तर्क थे कि निजी संपत्ति के उदय से पहले का आदिम साम्यवाद वास्तव में मात्र सत्तात्मक था। उन्होंने मात्र अधिकारी के इस अंत और पितृसत्ता की शुरुआत को महिला लिंग की ऐतिहासिक वैश्विक पराजय, इट मीन्स द वर्ल्ड हिस्टोरिकल डिफीट ऑफ द फीमेल के रूप में चिन्हित किया। कहने का तात्पर्य कि शुरुआत में महिलाओं का राज था, लेकिन धीरे-धीरे जब पुरुषों को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ कि भाई हमारे पास शक्ति है इनसे ज़्यादा, तो धीरे-धीरे उन्होंने दबदबा अपना कायम किया। मतलब ये इनका तर्क है, लॉजिक है, लेकिन किस प्रकार के आगे के चिंतक इस तर्कों को खारिज करते हैं, देखते हैं। मातृसत्ता वास्तविक इतिहास का एक महज मिथक बराबर है कि मातृसत्ता मात्र एक मिथक हो सकती है, दैट इज़ नॉट रियलिटी। 20वीं और 21वीं सदी के आधुनिक इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और नारीवादी मानव विज्ञानों ने 19वीं सदी के इन दावों का अत्यधिक बारीक विश्लेषण किया, जिसमें से यदि बात करें तो जॉन बैम्बर्जर जैसे प्रसिद्ध नारीवादी इतिहासकार ने अपने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इनका लेख था, द मिथ ऑफ मैट्रियार्की। देखो, इन्होंने अपने लेख का नाम ही द मिथ रख दिया, भैया मिथ ऑफ मैट्रियार्की, मिथ है ये, रियलिटी है ही नहीं। में यह स्पष्ट किया कि पूर्ण राजनीतिक मातृसत्ता ऐतिहासिक रूप से एक मिथक रूपक है। अब देखिए, इनकी बात को समझिएगा, क्या कहते हैं यहाँ पर ये, कि वैश्विक स्तर पर किए गए व्यापक तात्विक उत्खननों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अध्ययन से ये सिद्ध नहीं होता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी कोई ऐसा समाज था जहाँ महिलाओं ने पुरुषों का दमन किया हो, या राज्य की अ, सेना, प्रशासन और कानून पर उनका नियंत्रण हो, पूर्ण नियंत्रण। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से एक पुरुष सत्ता को हासिल करने के बाद निरंकुशवादी हो जाता था, चाहे हम उसमें लुई 16, नेपोलियन, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, तो सब पैट्रियार्की सिस्टम के अंडर आते हैं, कि उन्होंने जिस प्रकार अपना निरंकुश शासन चलाया समाज पर, क्या सही में ऐसी कोई महिला थी या महिला समाज था जिन्होंने सारी सत्ता आने पर अपनी पूरी अंकुश को तोड़कर निरंकुशवादी हुए? ऐसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस क्रांति का मुख्य कारण यह था कि 19वीं सदी के विचारकों ने 2 अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक प्रणालियों का
गलती से मातृसत्ता समझ लें। मतलब कहने का तात्पर्य जो पुराने जो लोग ये तर्क देकर जा रहे थे कि भाई मैट्रियार्की थी पहले के सिस्टम में, उन्होंने 2 चीज़ों में गलती से डिफरेंशिएट कर लिया कि एक वो चीज़ होती है मातृवंशीय और एक होती है मातृस्थानीय। यदि आपने पिछले सेमेस्टर में यदि पढ़ा हो वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें 2 टॉपिक थे कि मातृवंशीय, जहाँ पर मातृवंश कहने का तात्पर्य जो नाम है चाहे बेटा हो बेटी हो उसका जो पूरा नाम होगा वो माता के नाम से चलेगा आगे नाम चलेगा। मान लीजिए कोई लक्ष्य है और उसकी मम्मी का नाम देवी सीमा देवी है मान लीजिए, तो इट मीन्स जो लक्ष्य है वो उसका नाम किस प्रकार जाने जाने जाएगा? लक्ष्य सीमा देवी। इट मीन्स उसके नाम के पीछे उसकी माता का नाम जुड़ गया है, तो ऐसा ही पहला होता था। तो कुछ-कुछ समाज में ऐसा होता था, तो उन लोगों ने ये समझ लिया कि यही मैट्रियार्की था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या कह रही है? कह रहा है कि सत्ता पर निरंकुश हक होगा, तब जाकर वो कहलाएगी कि हाँ, वो मैट्रियार्की है। दूसरा मातृस्थानीय प्रणाली, जहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो घर जमाई ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जो पति है वो पत्नी के घर जाता था, तो इस चीज को बोलते हैं मातृस्थानीय प्रणाली। ये भी कुछ कुछ जनजातियों में होता होगा, तो लेकिन इनसे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ वहाँ मैट्रियार्की होगी। अगर मैट्रियार्की वहाँ होगी जहाँ पर पूर्ण आधिपत्य है महिला का, मतलब पति मतलब जो कह रही है वो महिला मान रही है, तो वो है मातृसत्ता की माता की सत्ता, महिला की सत्ता। फिर आगे देखते हैं आधुनिक विश्व और समकालीन इतिहास के संदर्भ में यदि हम इन समाजों का अध्ययन करें तो मातृसत्तात्मक कहा जा सकता है। देखिए अब कुछ एग्जांपल जैसे मैंने बताया भारत की खासी और गारो जनजातीय मेघालय, मतलब यहाँ पे भी ये सिस्टम चलता है मातृ स्थानीय प्रणाली। यहाँ पर पति पत्नी की शादी में होने के बाद पति पत्नी के घर चले जाता है। और कुछ कुछ जनजाति इसमें सुमात्रा है जो है मिनंग का काबज समाज है, ये इंडोनेशिया से है। खैर अब आगे देखते हैं कंक्लूजन देख लीजिए। अब ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे में क्या मेन है कि भई ये बता रहा है, आधुनिक इतिहास लेखन और नारीवादी सिद्धांतकार ये मानते हैं कि मातृसत्ता को पितृसत्ता के प्रतिरूप इट मीन्स मिरर इमेज के रूप में देखना जहाँ महिलाएं शोषक हो, पूरी तरह गलत है, यह मिथक है। प्राचीन या समकालीन जिन समाजों में महिलाओं को उच्च व केंद्रीय स्थान प्राप्त था, वे वर्चस्व की प्रणालियाँ नहीं थी, वे वास्तव में समतामूलक या सह-अस्तित्व थी। ठीक है? मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ चल रही थी जहाँ पर मात्र स्थानीयता और मातृवंशीयता थी, वो मात्र किस चीज़ को बढ़ावा देती थी कि हम सब समान हो जाए जैसे-तैसे। जिसमें कुछ जागरूक पुरुष थे वो इस चीज़ को अप्लाई करते थे अपने ऊपर, लेकिन कुछ ही करते थे। पर आधारित समाज थे जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच शक्तियों का संतुलन था, इसलिए राजनीतिक और शोषक इस अर्थों में मातृसत्ता का दावा ऐतिहासिक रूप से मिथक है, परंतु महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक अधिकार संपन्न समाजों का अस्तित्व अकादमिक वास्तविकता है। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर आपको अच्छे से मैट्रियार्की मतलब मातृसत्ता समझ आया होगा। अब नारीवाद को समझते हैं अच्छे से। इट मीन्स फेमिनिज्म। देखिए नारीवाद से क्या अभिप्राय है? जिसके पीछे वाद लग जाता है इट मीन्स वो चिंतन है, उस चीज की विचारधारा है जो उसको आगे लेकर जा रही है और बढ़ती रहती है हमेशा। अब यहाँ पे नारीवाद मतलब नारी के उस वाद से या चिंतन से जो नारी को बढ़ावा देता है, नारी के साथ हुए आदिम काल से जो शोषण है उसका विरोध करता है और आधुनिक समय में उसकी स्थिति उभारने का प्रयास करता है। जिसमें अब यहाँ पर हम पाश्चात्य पढ़ रहे हैं मतलब पश्चिम पढ़ रहे हैं, वेस्ट पढ़ रहे हैं, तो वेस्ट में 3 लहरें चल रही है, यहाँ पे इंडिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। इंडिया में भी 3 ही लहरें चली चली थी, उसके बारे में खैर हमें जानकारी नहीं लेनी है। हमें बेसिकली पश्चिम में वेस्टर्न में क्या चल रहा था ये समझना है। तो 3 प्रमुख लहरें चली थी, आप यहाँ पर मैंने देखिए मोटा-मोटा यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में समझाने का प्रयास किया। पहली लहर थी जिसमें राजनीतिक अधिकार और मताधिकार संघर्ष था, दूसरी लहर में सांस्कृतिक मुक्तिदेह और श्रम का प्रश्न था और तीसरी लहर में बहुलता, विविधता और उत्तर आधुनिकता को समझ लेते हैं। देखिए प्रथम लहर जो होती है, प्रथम लहर की यदि बात करें तो इसका समयकाल 1850 इट मीन्स 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है, जिसकी मुख्य मांगे क्या होती है? इसकी मुख्य मांगे भैया ये होते हैं कि कानूनी अधिकार चाहिए, संपत्ति का अधिकार चाहिए और मुख्य रूप से मताधिकार मतलब सफ्रेज मूवमेंट सफ्रेज चीज़ चाहिए हमें। कि भैया हमें पहले मताधिकार दे दो, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें। अब इसमें प्रमुख-प्रमुख विद्वान कौन रहते हैं शामिल? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट रहते हैं, जिनकी एक प्रमुख रचना है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें लैंगिक समानता और स्त्री शिक्षा की पहली ठोस की वकालत की है और इसी के साथ और थी जॉन स्टुअर्ट मिल जिन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा। अब ये कुछ-कुछ मेन बुक अब ज़रूर नहीं आप सभी का नाम याद कर रहे हैं, अगर आप इनमें से एक भी नाम रट ले रहे हैं और एग्ज़ाम में लिख कर आ जा रहे हैं, तो काफ़ी है दैट इज़ इनफ फॉर यू।
द्वितीय लहर देख लेते हैं एक बार कि भैया इसका भी समय 1860 से लेके 1880 इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। 1800 क्षमा चाहूँगा 1860 नहीं 1960 से लेके 1980 के दशक तक चलता है। मुख्य इसका स्वर क्या था भैया? ये सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन में मुक्ति चाहती थी। नारा नारा दिया इन्होंने कि जो निजी है वही राजनीति के, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। प्रजनन अधिकार और घरेलू श्रम का मूल्यांकन किया। अब ये कोट आप जरूर मतलब ये लाइन जरूर लिखिएगा। सेकंड लेयर में ये चीज चलती है, निजी ही क्या है, राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसमें प्रमुख भैया सिमोन द बोआ, आप परिचित अवश्य होंगे इनसे। द सेकंड सेक्स इन्होंने लिखा। इसकी प्रमुख एक लाइन थी कि स्त्री पैदा नहीं होती बना दी जाती है। ये जरूर लिखिएगा अपने उत्तर में। बेटी फ्रीडन इनकी पुस्तक थी द फेमिनिन मिस्टिक, घरेलू जीवन के अदृश्य छटपटाहट का उदाहरण। अब आप सोच रहे हैं बुक का नाम याद करेंगे क्या, मिलेगा क्या? देखिए मेन तो है ही, उस टाइम पे महिला कौन-कौन सी थी जो आवाज के रूप में साहित्य को भी ला रही थी, बुक भी ला रही थी उस समय। तो ये जानना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी याद करो क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन अगर आप चाहे लेकिन आप करना भी नहीं चाहेंगे तो मेरा आपको सजेशन रहेगा एटलीस्ट आप एक जरूर याद कर लीजिएगा। तृतीय लहर देखते हैं भैया, इसका समय 1990 का दशक के बाद का होता है। इसमें मुख्य संचेतन अंतर्विभाजकता। इसने श्वेत और उच्च वर्गीय नारीवाद की आलोचना करते हुए अश्वेत, समलैंगिक और तीसरी दुनिया की महिलाओं के विविध संघर्ष की शामिल की। देखिए जो ऊपर की दो जितनी वेव्स आती है उसमें प्रमुख रूप से कौन डोमिनेट कर रही थी? महिला भी डोमिनेट कर रही थी। वो कौन कर रही थी ज्यादातर? जो श्वेत महिलाएं थी, सफेद महिलाएं थी। एक तो आप अब थर्ड लहर में मतलब उनको भी शामिल कर ली जाती जो अश्वेत थी, उन महिला को शामिल कर ली जाती। तो अब मुझे बताइए 2 वर्ग आते हैं हमारे सामने, एक श्वेत महिला और एक अश्वेत महिला। जो श्वेत महिला है वो कहीं न कहीं तो अब अगर उसका शोषण होगा तो उसके परिवार में घर में हो सकता है, उसका परिवार या पति ही उसको उसका शोषण कर सकता है। लेकिन जो अश्वेत महिला है, पति तो उसका करेगा क्योंकि वो महिला है। लेकिन अश्वेत होने के कारण पूरा समाज भी उसका शोषण करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन हुई? जो अश्वेत महिला है, जिसको आरंभिक रूप से 2 लहरों ने इग्नोर किया लेकिन सेकंड, थर्ड लहर जाकर वो सुधरी। ख़ैर अब किम्ब्रेल कैनरोज जो रहते हैं इनकी कुछ देख लीजिए आप। अगले हैं जूडिथ बटलर, जिनकी जेंडर ट्रबल लिखा है इन्होंने रचना लैंगिकता को प्रदर्शन। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में बिल्कुल पूरा समझा देता हूँ। थर्ड और फर्स्ट लेयर में क्या था मोटा-मोटा। अच्छा उम्मीद है आप ये सब कॉपी पेन किताब देख कर लिख रहे होंगे, ऐसे नहीं सिर्फ सुन रहे हैं इसको। अगर आप लिखेंगे तभी जाके आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। देखिए जो प्रथम लहर होती है इसमें बेसिकली जो अ, आपका आपका जो लिबरल फेमिनिज्म होता है, इट मीन्स उदारवादी नारीवाद। जो मतलब उदार उदार क्या मतलब? उदार मतलब जो माँगेंगे शांति से माँग लेंगे, लड़ाई झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रवृत्ति का पहली लहर निकलती है। लेकिन जो दूसरी लहर होती है, ये रेडिकल फेमिनिज़्म मतलब उग्रवादी नारीवाद कि हमें जो चाहिए वही हम लेके रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए हिंसा पर क्यों ना उतरना पड़ जाए, हम एक्सट्रीम लेवल पर ही क्यों ना चले जाएँ। हम हमें और ये इसकी क्या मतलब थी बात कि ये पैट्रियार्की को डिमोलिश मतलब खत्म करने की बात करता था कि हम उसके पूरे कंस्ट्रक्ट को खत्म कर देंगे। हमें रखना ही नहीं है उस चीज़ को, पैट्रियार्की को। मतलब अब बताइए जो पैट्रियार्की महिला को खत्म करने मतलब उसको शोषण करने की आई है। फेमिनिज़्म जो सेकंड लहर है बेसिकली, वो पैट्रियार्क खत्म करना ही है। ये इनको खत्म करना चाहती है, इनको खत्म करना चाहती है। दोनों में डिफरेंशिएट क्या रह जाएगा आप बताइएगा? डिफरेंशिएट कुछ नहीं रह जाएगा। तो यही थर्ड लेयर को समझ आता है। थर्ड लेयर में लोग जो आते चिंतन कि नहीं भाई हमें ऐसा नहीं करना है। हम जो सेकंड लहर की जो फेलियर थे, उसकी कमी थी, उसको हम सुधारेंगे और ज़्यादातर हम माँगेंगे लेकिन आंदोलन से, ज्ञानता से, तर्क से, अपने तर्कों के आधार पर इस चीज़ को माँगेंगे और हासिल भी करके रहेंगे। अब देखिए इसमें वही हाँ, आगे डेफिनिशन आ गई मुझे मैंने बता दिया उग्रवादी नारीवाद जो यह धारा मौजूद लोकतांत्रिक और कानून ढांचे के भीतर ही सुधारों की वकालत करती है कि हमें जो दे दो भाई जैसे दे दो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बिल्कुल अ, निर्भर हो जाते हैं कि हमें किस्मत पर इट मीन्स कि हाँ भाई किस्मत से जो मिलेगा हम ठीक है, नहीं है तो नहीं है। सेकंड वाली मारपीट पे उतर जाती है, हिंसा करती है, बिल्कुल वॉयलेंस पर उतर आती है। थर्ड वाली दोनों को कंबाइंड थी कि हम मार-पीट भी नहीं करेंगे और ना ही इतने पीछे रहेंगे कि हमें हमारा शोषण कर लिया जाए, हमें भोला समझकर। हम दोनों का मिश्रण रूप अभी धारण करके अच्छे से अपने अधिकारों की माँग करेंगे। अब इसका कन्क्लूज़न ये है आप ज़रूर देख लीजिएगा
अब आगे आते हैं यूनिट नंबर 2 पर। उम्मीद है आप यूनिट नंबर फर्स्ट को अच्छे से समझ सके होंगे। अब आते हैं यूनिट सेकंड पर। अब देखिए यूनिट फर्स्ट से पीवाईक्यू में 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, करने आपको 4 हैं। आप सोचेंगे आप चलो पहली यूनिट हो गई काफ़ी है, लेकिन 4 क्वेश्चन 4th क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है कोई ना कोई सा तो। उसके लिए आपको कोई ना कोई यूनिट तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 में से 2 यूनिट कर ही लीजिएगा। चारों कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चारों ही टॉपिक, चारों यूनिट बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है। खैर अब आगे आते हैं यूनिट नंबर 2 पर। तो दोस्तों आप समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति में महिला, मतलब विमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने लुई 16 वगैरह वगैरह, वही कहानी है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। बस इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है विमेन के पर्सपेक्टिव में कि विमेन का क्या योगदान था, किस प्रकार से महिलाएं बाहर निकली पहली बार फ्रांस में, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो समझते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, 3 तो ये नारे चले ही चले थे, इनको जरूर अपने उत्तर में लिखिएगा। स्टार्टिंग मतलब पृष्ठभूमि में, परिचय में। परंतु पुरानी सामंती व्यवस्था ढहने के बाद भी समाज की आधी आबादी, जो महिलाओं को नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित रखा गया। क्रांति पूर्व फ्रांस में कामकाजी महिलाओं पर अत्यधिक आर्थिक करों और सामाजिक पराधीनता तक दोहरा बोझ। अब मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल शॉर्ट वे में। 1789 में भैया फ्रांसीसी क्रांति होती है, ठीक है। यहाँ पर अब महिलाएं बाहर निकलती, क्योंकि पुरुष तो विरोध कर ही रहे थे, जो डिमोलिश हो रहे थे। लेकिन महिला जब बाहर निकलती है तो जैसे-तैसे महिलाओं के भी ऐसा नहीं कहूँगा कि महिलाओं के योगदान से सब कुछ हुआ। महिला पुरुष सभी के योगदान से भैया आज़ादी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार बनती है जैकोबिन क्लब की, जैकोबिन क्लब के सदस्य जीत जाते हैं। अब वही जो जैकोबिन क्लब जो यहाँ पर बात कर रहा था कि भई अब अच्छे से लाएँगे, फ्रांस को सुधारेंगे, समानता बढ़ाएँगे, वही जाकर महिलाओं के अधिकारों का हनन करने लग जाता है। आगे चलकर तो दोबारा महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, दोबारा स्ट्रगल पीरियड आता है। एट द एंड जिस चीज़ के लिए वो अधिकार लड़ रहे थे, उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत लेट। मतलब क्या चाहिए था महिलाओं को? मताधिकार चाहिए था कि हमें वोटिंग राइट दे दो, सफ़्रेज दे दो। लेकिन उन्हें 1944 में वो चीज़ जाकर प्राप्त होती है। मतलब हम जब आज़ाद हुए थे, हमारे इंडिया 1947 में जब संविधान बना, 1950 में जब लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसी के तुरंत बाद हमें हमें क्या मतलब पूरे वर्ग को, चाहे वो छूत हो, अछूत हो, महिला हो, किसी भी वर्ग का, सभी को मताधिकार प्राप्त हो गए थे। वन वोट, वन राइट, अब सभी को प्राप्त हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को प्राप्त करने महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब इसको डीपली समझते हैं। देखिए, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, वर्साई मार्च क्या होता है? 6 अक्टूबर या 5 अक्टूबर 1789 में पेरिस की हजारों कामकाजी महिलाओं, मुख्यतः रोटी की दुकान चलाने वाली महिलाएं, कहने का अभिप्राय है, ये कहा जाता है जो लुई 16 उसकी पत्नी थी, वो विलास में, मतलब इतनी भी सुंदरता से मतलब थी कि उसको पता नहीं था अपने उसके वहाँ पे राज्य में चल क्या रहा है। वो लोप लिप्सा में मतलब इतनी खोई रहती थी कि जब उनसे एक बार पूछा भी गया कि भैया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले क्या कोई तंगी नहीं है, क्या दिक्कत है, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। उनको ये लगता था, लेकिन बहुत दिक्कत थी उनके समाज में, उनकी सोसाइटी में, उनके उनके फ्रांस में बहुत दिक्कत थी बेसिकली। तो जब ब्रेड के प्राइस बढ़ने लग गए, प्राइस क्या मतलब उनकी पूर्ति ही बिल्कुल घट गई। तो गरीब लोगों को चाहिए क्या था? खाना चाहिए था। खाना मतलब वहाँ पे ब्रेड प्रचलित है ज़्यादातर, ब्रेड रोटी, तो वो तक नहीं मिल रही थी। और ब्रेड रोटी तक अगर बात गई, रसोई तक बात गई, रसोई तक बात गई, इट मीन्स महिला तक बात गया है। जहाँ पर महिला, जब ब्रेड पर सवाल नहीं उठ रहा था, तो महिलाओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब ब्रेड पर, उनके बच्चों पर, उनके पतियों पर खाने पर प्रश्न उठ गया कि उनको खिलाएँ क्या? तो महिलाएँ तब बाहर निकली और जिन्होंने क्या करा, पेरिस जहाँ पर वो रह रही थी, पेरिस से वर्साय तक गए। वर्साय कहाँ? जहाँ पर लुई 16 का महल था। वहाँ पर पैदल यात्रा चली, लगभग 2 मील तक चली। तो चलने के बाद चारों तरफ से उनको घेर लिया। घेरने के बाद क्या हुआ? उनको निकाले गए लुई 16 जी को, और वहाँ पर उनको गिलोटिन कर दिया गया, फांसी-वासी दे दी गई। वो सब बात आपको पता होगा। अब बात क्या है यहाँ पर समझने की, राजनीतिक क्लबों की स्थापना जो हुई थी, जिसमें से प्रमुख था, अब देखिए महिलाओं के राजनीतिक क्लबों की स्थापना होती है। अब यहाँ पे लुई सिंह चला गया, अब लुई 16 चला गया है तो महिला भी अपनी संस्थाएँ खोलेगी, राजनीतिक क्लब खोलेंगे, भाई हमें भी अधिकार चाहिए। महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए स्वयं के राजनीतिक मंच बनाए, जिसमें पोलिन लियोन और क्लेर लेकोम्बे, अ,
2 प्रमुख थे जिन्होंने 1793 में स्थापित किया सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन। ये नाम ज़रूर रख लीजिएगा आप, जिसकी स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं भैया अधिकारों का विधिक संघर्ष और राज्य का दमन। ओलम दे गोजा ये प्रमुख रहीं। ओलम दे गोजा के ऐतिहासिक स्थिति घोषणा पर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में महिलाओं को नागरिकता से बाहर रखा गया। अब देखिए जब 79 में जब इस क्रांति होती है, तो एक घोषणा पत्र आता है। एक घोषणा पत्र आता है जिसमें ये बेसिकली बताया गया है कि अब हमारा फ्रांस किस प्रकार से अपना काम करेगा, आगे जारी रखेगा अपने आप को, कैसे डेवलप बनाएगा। तो उसमें उस घोषणा पत्र में क्या होता है मालूम है? उस घोषणा पत्र में मतलब महिलाओं को कोई स्थान ही नहीं दिया जाता, उनको निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है कि महिलाओं को कोई दर्जा ही नहीं है। यहाँ पर पुरुष को ही ज़्यादा वर्चस्व दिया जाता है, वरीयता दी जाती है। तो महिला सोचती है यार हमने इतना लड़ा, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्या फ़ायदा इस चीज़ का? आगे देखते हैं कि अ, 1791 में अपना युगांतकारी घोषणा पत्र महिला और अब देखिए महिला भी अपना पत्र निकालते फिर तुम हमें नहीं दोगे अधिकार, कोई नहीं हम अपना अलग निकाल लेंगे। 1798 में जिनका नाम था महिला और महिला नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र। यहाँ पर भी आप वो बात ही करें महिला और महिला नागरिकता। यहाँ पर इन्होंने बात की डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इन्होंने किस चीज की बात करी थी? मैन की, कि हम मैन को प्रमुखता दे रहे हैं। अभी इनमें कंपटीशन चल रहा है कि हम महिला महिला को देंगे। ओलम दे गोजा के सबसे प्रसिद्ध कथन कौन से? देखिए ये बात बहुत प्रमुख थी। क्या कहा कि यदि हम देखिए जब क्रांति हुई तो इन्होंने भी बहुत मेहनत करी। लेकिन जब अधिकारों की बात आए तो हमें अछूता कैसे कर रहे हैं? तो इन्होंने यही बात रखी कि स्त्री का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है और वह अधिकारों में पुरुष के समान ही रहती है। यदि महिला सूली इट मीन्स फांसी पर चढ़ने का अधिकार रखती है तो उसे संसद के मंच पर चढ़ने का या भाषण देने का समान अधिकार होना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल राइट्स भी होने चाहिए उनके पास। जेकोबिन शासन और आतंक का राज देखें तो रोबेस्पियर के नेतृत्व में जेकोबिन सरकार ने महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्ता गणतंत्र के लिए खतरा माना। मतलब जो जेकोबिन क्लब के जो पहले लीडर बनते रोबेस्पियर, अब वो बोलते हैं कि भैया महिलाओं को स्वतंत्रता देना गणतंत्र के लिए खतरा है। फ्ला 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 बहुत कुछ रखते हैं कि महिला वो हैं। अक्टूबर 1793 में सभी महिला राजनीतिक क्लबों पर प्रतिबंध लगा दी जाती है। मतलब 1791 में सारे जो राजनीतिक क्लब खुले थे। 1791 में कौन सा खुला था अगर आपको नाम याद है? हाँ, महिला और महिला नागरिक क्षमा चाहिए ये तो घोषणा पत्र था। इन्होंने अपना राजनीतिक क्लब कौन सा खोला था? 1791 वन में 3 में स्थापित सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन खोला था और 1903 में ही उसको बंद कर दिया गया। कि बंद कर देंगे क्योंकि ये खतरा है लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए। नवंबर 1973 में ओलम को देशद्रोही अब देखिए ओलम जो आवाज उठा रही थी उनको देशद्रोह करके गिलोटिन मतलब फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेपोलियन कोड को देखें तो अब नेपोलियन भी आते हैं, वो भी अपना भारी भरकम बोझ डाल के चले जाते हैं महिलाओं पर। नेपोलियन बोनापार्ट की नागरिक संहिता में महिलाओं की विधिक स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया। इसके तहत महिलाओं को पूर्णतः पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया कि आप उन्हीं पर निर्भर रहिए, जिससे उनके संपत्ति और कानून का अधिकार छीन लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। महिलाओं की भूमिका क्या रही है एट द एंड, और इसमें मैं शायद निष्कर्ष में लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा। 1944 में जाकर उनको अपने जो बेसिकली मताधिकार था वो प्राप्त हुआ। प्रतीकात्मकता देखते हैं, आइकोनोग्राफी कि किस प्रकार चित्र के माध्यम से उनको डिनोट किया जा रहा था। कि क्रांतिकारी फ्रांस की कला और चित्रों ने में जेंडर की भूमिका के बीच एक गहरा विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स दिखाई देता है, जिसमें देखिए पैराडॉक्स यहाँ पर देखिए एक चीज का पैराडॉक्स है। यहाँ पर दो मूर्तियों का मैंने उदाहरण लिया है, मरियाना और लिबर्टी की देवी, जिसमें बेसिकली किस प्रकार से महिलाओं को मूर्तियों में चित्रों के माध्यम से एक प्रकार से ग्लोरीफाई कर कर बताया जा रहा था कि आप स्वतंत्रता, न्याय, विवेक, गणतंत्रता का प्रतीक हैं। आपकी पूजा करनी चाहिए। आप एक प्रकार की प्रतीक हैं, एक प्रतिमा की, संप्रभुता की। मतलब एक इस प्रकार से ग्लोरीफाई करके मूर्तियों तक सीमित रखा जा रहा था। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक घोषित किया गया। पैसिव सिटीजन के रूप में घोषित किया जा रहा था। और राज्य का दृष्टिकोण क्या था इसमें? कला के कैनवास पर स्त्री रूप को राष्ट्र की मुक्ति और गणतंत्र की संप्रभुता का पवित्रतम प्रतीक माना जा रहा था। लेकिन वास्तविकता में क्या थी? जो उन्होंने क्लब खोले थे वो तक प्रतिबंधित कर दिए गए। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक प्रमुख कोट है कि जो कलाकार है उसने जो मूर्ति बनाई ना तो उसमें मांस मज्जा है, ना जीती जागती है, वो जीवन नहीं है उसमें।
फिर उसको इतना ग्लोरीफाई करने का क्या कारण था? एक रीज़न था कि यहाँ पर पुरुष दर्शाना चाहते थे कि भैया जिस प्रकार से मूर्ति अमूर्त है, शांत है, उसी प्रकार आपको भी रहना है, महिलाओं को भी रहना है कि हमारा विरोध नहीं करें, हम जो कहे वो मान लें तुरंत। चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कि नारी तुम केवल श्रद्धा बनकर रहो, तुम पर होते हुए हर अत्याचार, हर शोषण को तुम सहो, क्योंकि हम वर्चस्व में रहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों रहना चाहते हैं, लेकिन रहना चाहते हैं। तो ये जो सोच है ये इस इन आइकोनोग्राफी में झलकती है कि मात्र मूर्ति बनकर रहें आप वहीं ठीक लगती हैं। आप विरोध ये करते हुए या हमारी स्थिति दिखाते हुए अच्छी नहीं लगती है, ये दर्शाना चाह रही है। वास्तविक महिलाओं की राजनीतिक चेतना को तो भैया जैकोबिन और नेपोलियन की पितृसत्तात्मक राज्य द्वारा हमेशा कुचला गया। तो दोस्तों उम्मीद है आप यहाँ पर अच्छे से इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, जो है आपको इसमें पढ़ना है बेसिकली उदारवादी लोकतांत्रिक महिलाएं आंदोलन केस स्टडी, जिसमें ब्रिटेन, यूएस और दक्षिण अफ्रीका को आपको पढ़ना है, जिसमें किस प्रकार से इन क्षेत्रों में महिलाओं ने मताधिकार आंदोलन किए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं उसको अच्छे से। मताधिकार आंदोलन की पृष्ठभूमि और वैचारिक आधार। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौर में लोकतंत्र का दावा करने वाले देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में भी लोकतंत्र कहते अधूरा था। क्यों? क्योंकि समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को राजनीतिक विमर्श से पूरी तरह से बाहर रखा गया। उन्हें वोट देने का अधिकार, राइट ऑफ वोट मीन्स सफरेज नहीं था। इस कालखंड में यह पितृसत्तात्मक धारणा हावी थी कि महिलाएं स्वभाव से भावुक, राजनीतिक समझ से मतलब क्या है, रहित है, शहीद नहीं है, रहित है। उनके पास भावुकता है, स्वभाव है, लेकिन राजनीतिक समझ नहीं है जिसके कारण वो कुछ देश का भला कर सके। ये सोच थी उनकी, एक रूढ़िवादी सोच। जबकि सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए आरक्षित है, मानना था इनका। इस विचार को वैचारिक चुनौती देने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी जो पत्नी थी हैरियट टेलर मिल के लेखन का बहुत बड़ा योगदान रहा। हैरियट मिल ने बहुत प्रसिद्ध निबंध अपना द एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन लिखा 1851 में। पुरजोर तर्क दिया कि भाई महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना न्याय और स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों का क्या है, उल्लंघन है। अब देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने पृष्ठभूमि समझ ली, अब देखते हैं यूएसए का हाल क्या था। अमेरिका में महिला अधिकार आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन मानी जाती है। इसका नेतृत्व एलिजाबेथ कैडी जो थी उन्होंने किया और ल्यू क्रीटिया मॉन्ट ने किया। इस कन्वेंशन में स्टेंटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की तर्ज पर ऐतिहासिक भावनाओं का घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि सभी पुरुष और महिलाएं समान पैदा हुई हैं और महिलाओं को वोट देने का बुनियादी अधिकार मिलना चाहिए। आंदोलन के प्रमुख चरण कौन-कौन से होते हैं? आंदोलन के भैया विभाजन की चुनौती। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद जब 15वें संविधान संशोधन द्वारा अश्वेत पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया, तो महिला कार्यकर्ताओं में मतभेद हो गया। स्टैंटन और सुशान बी एंथनी ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने 1869 में नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन की स्थापना की। रणनीतिक संघर्ष किया, आंदोलनकारियों ने 2 स्तरों पर संघर्ष किया। पहला अलग-अलग राज्यों के कानूनों को बदला, ठीक है? दूसरा अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए दबाव बनाया। उग्रवादी चरण किए भैया। 20वीं सदी की शुरुआत में एलिस पोर जैसी युवा कार्यकर्ताओं ने नेशनल वुमेन्स पार्टी के बैनर तले व्हाइट हाउस के सामने उग्र प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की और जेल गई। मतलब बहुत काम कर रही थी महिलाएं, बहुत विरोध कर रही थी, भूख हड़ताल, आंदोलन, ये सब चीज को कर रही। सफलता क्या मिली? फाइनली 1920 में इन्हें क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। 19वां संविधान संशोधन पारित होता है जिसमें जो नस्ल या लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित करने को असंवैधानिक घोषित कर दिया और अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। अब देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन 2 मुख्य विचारधारा और रणनीतियों के बीच विभाजित था, जिसने ब्रिटिश समाज और संसद को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इसमें हम देखते हैं सफ्रेजिस्ट मिलीसेंट गैरेट फोसेट, जिन्होंने NUWSS 1897 किया, इसमें शांतिपूर्ण संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके जैसे याचिकाओं लिखना, जनसभाएं करना और सांसदों को प्रभावित करना शामिल था। इसमें मूल विचार क्या था? इनका मानना था कि शांतिपूर्ण और तार्किक तरीकों से पुरुषों को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि महिलाएं जिम्मेदार से वोट दे सकती हैं
और सफ्रेगेट्स देखता है कि एमलीन पांकस्टर और उनकी बेटियां, जिनमें उग्र प्रत्यक्ष और हिंसक कार्यवाही जैसी सरकारी भवनों पर पत्थरबाजी, रेल पटरियों को उखाड़ना, संसद के सामने खुद को जंजीरों से बांधना और जेल से भूख हड़ताल, शब्द नहीं काम, ये नारा था इनका। देख कितना वो भड़कीला है। डीड्स नॉट वर्ड्स, शब्द नहीं हम काम करेंगे। इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार शांतिपूर्ण याचिकाओं की भाषा नहीं समझती। जब तक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक महिलाओं की मांगें अनसुनी रहेंगी। 1913 में एमिली डेविडसन, क्षमा चाहूंगा, डेविडसन ने राजा के घोड़े के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, जो इस आंदोलन का चरम था। जब ये महिलाएं जेल गई तो उन्होंने यहाँ वहां भी संघर्ष जारी रखा। जेल प्रशासन द्वारा जबरन खाना खिलाने की क्रूर नीति अपनाई गई, जिसकी ब्रिटिश जनता में भारी थूथू हुई। जिसके जिसके बाद सरकार को कैट एंड माउस एक्ट लाना पड़ा। अब देखते हैं इसकी सफलता में क्या हुआ। फाइनली भैया इन्हें भी मिल गए वोटिंग राइट। कब मिले? 1928 में जाके अंततः जो पुरुषों के समान 21 वर्ष की जो महिलाएं थी उनको मताधिकार की प्राप्ति हो गई। तो देखते कितना इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अपने आप को कितना वो करा, तब जाकर इनको वोटिंग राइट्स मिल पा रहे हैं। बहुत मशक्कत। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी आंदोलन। देखिए रंगभेद आंदोलन, देखिए जो रंगभेद था उसमें जो ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल, आपको मालूम होगा व्हाइट पीपल हमेशा ब्लैक पीपल को शोषित करते थे। ब्लैक पीपल में भी जो काले लोग थे, उनके भीतर भी जो महिला थी वो फिर और शोषित होती थी, क्योंकि वो तो पहली बात तो अश्वेत है और साथ साथ महिला है। महिला अपने पुरुष से होंगी, फिर चूंकि काली है तो वो इन गोरों से भी होंगी, तो उनको ज्यादा शोषण झेलना पड़ रहा था। नहीं, पहले देखते हैं रंगभेद की पृष्ठभूमि क्या थी और महिलाओं पर इसका तिहरा दमन क्या था। 1948 में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक नेशनल पार्टी की सरकार ने आधिकारिक तौर पर रंगभेद की दमनकारी नीति लागू की। यह नस्लीय अलगाव की एक संस्थागत व्यवस्था थी, जिसने अश्वेत, रंगीन और एशियाई लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया। इस रंगभेदी ढांचे के भीतर अश्वेत महिलाओं को तिहरे दमन का सामना करना पड़ रहा था। वे पहली बार नस्ल के आधार पर शोषित थी क्योंकि वह अश्वेत थी, दूसरी बार वर्ग के आधार पर क्योंकि वह अत्यधिक गरीब और मजदूर थी, और तीसरी बार लिंग के आधार पर क्योंकि वह अपने ही प्रतिसत्तात्मक समाजों और श्वेत सरकार दोनों के अधीन थी। इस चरम दमन ने दक्षिण अफ्रीका महिलाओं को राजनीतिक रूप से लामबंद होने और स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। समझाने वाले पॉइंट नहीं, जहाँ समझाने वाले होंगे मैं समझाने का वैसा प्रयास करूंगा। पास कानून और महिलाओं का ऐतिहासिक प्रतिरोध। रंगभेदी सरकार का सबसे क्रूर हथियार था पास कानून। पास कानून क्या था कि इसके तहत सभी अश्वेत जो पुरुषों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एक विशेष पहचान पर रखना अनिवार्य था, जो उनकी गतिशीलता, रोजगार और निवास स्थान को नियंत्रित करना था। बिना पास के पाए जाने पर जेल भी हो सकती थी। अब आते हैं 1950 के दशक में सरकार ने इस पास कानून को अश्वेत महिलाओं पर लागू करने का निर्णय लिया। यह महिलाओं के अस्तित्व और अस्मिता का सीधा हमला था, क्योंकि पास कानून लागू होने का मतलब था कि महिलाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, उनके बच्चों से उन्हें अलग जेल में डाला जा सकता था और पुलिस उनका यौन शोषण भी कर सकती थी। महिलाओं ने नारा दिया, यदि तुम महिलाओं को छूते हो तो तुम एक चट्टान से टकराते हो। कितनी बड़ी पंक्ति है, आप देख सकते हैं। आप उत्तर में अवश्य इन चीजों को लिखें। फेडरेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन विमेन और 1956 का प्रिटोरिया मार्च। देखिए महिलाओं के इस प्रतिरोध को संगठित करने के लिए 17 अप्रैल 1954 को जोहान्सबर्ग में कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, ये कुछ पुस्तक का नाम था, FSAW आप लिख सकते हैं उत्तर में, की स्थापना करते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका का पहला बहु नस्लीय महिला संगठन था, जिसमें श्वेत श्वेत कलर्ड और भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व हेलेन जोसेफ और रहीका जोसेफ जैसे जुझारू नेताओं ने किया। FSAW ने महिला चार्टर जारी किया, जिसमें रंगभेद के अंत के साथ साथ पूर्ण लैंगिक समानता की मांग की गई। 1956 का प्रेटोरिया मार्च, आप देखिए कि यह दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन था। FSAW के नेतृत्व में देश के कोने-कोने के लगभग 20,000 महिलाओं ने प्रेटोरिया में सरकार के मुख्य प्रशासनिक भवन यूनियन बिल्डिंग्स की ओर मार्च किया। ये महिला अपने हाथों में पास कानूनों के खिलाफ लाखों हस्ताक्षर वाली याचिकाएं लिए हुए थे। जब प्रधानमंत्री जीजी स्टीजडम ने महिलाओं से मिलने से इनकार कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर तो इन 20,000 महिलाओं ने जो यूनियन बिल्डिंग में प्रांगण में 30 मिनट तक पूर्ण और असीम मौन धारण विरोध प्रदर्शन किया।
इस मौन के बाद उन्होंने एक सुर में अपना क्रांतिकारी गीत गाया, अ, वाथिंड अबा फाजी वाथिंड इम्बोकोडो। आप देख सकते हैं भाषा भी मतलब अजीब ही जा रही है, इसलिए पढ़ने में भी समस्या हो रही है। इस मार्च ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और सिद्ध कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका की महिला रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में पुरुषों से पीछे नहीं है। आज भी दक्षिण अफ्रीका में 9 अगस्त को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगले पे आते हैं आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण आयाम और ऐतिहासिक नेतृत्व। 1950 के दशक के दौरान महिलाओं के केवल मार्च नहीं किया, बल्कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो थी उसमें डिफायंस कैंपेन में बढ़ चढ़कर क्या की, गिरफ्तारियां दी अपनी। आगे देख सकते हैं विनी मंडेला, नेशनल मंडेला जो थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद विनी मंडेला ने आंदोलन की मशाल को जलाए रखा। आगे उनकी शायद वाइफ होंगी, उन्होंने रंगभेदी पुलिस की प्रताड़ना और नजरबंदी झेलते हुए भी जमीनी स्तर पर अश्वेत युवाओं और महिलाओं को संगठित किया। उन्होंने राष्ट्र की मां कहा गया उनको, मदर ऑफ नेशन। अल्बर्टिना सिसुलू आप देख सकते हैं एएनसी विमेन्स लीग की प्रमुख नेता थी, जिन्होंने 1950 के दशक में पास कानूनों के खिलाफ बार मतलब घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक किया। तो दोस्तों उम्मीद है आप यहाँ पर थर्ड यूनिट को अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर। तो हमें इसमें पढ़ना है बेसिकली समाजवादी, कम्युनिस्ट और अन्य राजनीतिक लामबंदी में महिलाएं, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति और पश्चिमी एशिया। इसमें हम समझते हैं रूसी और चीनी क्रांति में महिलाएं किस प्रकार से थी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। सोवियत संघ में महिलाएं, बोल्शेविक क्रांति और लैंगिक प्रयोग किस प्रकार से रहता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार महिलाओं का उत्पीड़न पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के अधिकार से माना गया, मतलब मार्क्सवादी। इट मीन्स अगर आपने पढ़ा हो कि मार्क्सवाद का क्या कहना था कि समाज में दो वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। कि भैया अगर किसी का शोषण हो रहा है वो तो मुख्यतः एक ही आधार पर हो सकता है, संपत्ति के आधार पर। अगर आपके पास पैसा है तो आप शोषित रहेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है, श्योर क्षमा चाहूंगा, यदि आपके पास पैसा है तो आप शोषक बन जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप शोषित रह जाएंगे। आपको पैसे वाला क्या करेगा, हमेशा शोषण करता जाएगा। लेकिन कई स्तर पर ये चीज सही भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई अमीर घर की भी महिला है, मान लीजिए बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो महिला है, तो क्या उसका पति उसका मतलब शोषण नहीं करेगा? जरूर हाँ, अगर शिक्षित है, समझदार है तो नहीं करेगा, ऑब्वियस नहीं करेगा, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर भी यही सीन था कि यहाँ पर किस आधार पर हो रहा था उत्पीड़न। उत्पीड़न पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के अवधारणा पर जुड़ा हुआ था। इसलिए मार्क्सवादी ढांचे ने निजी संपत्ति को समाप्त करने कर महिलाओं की मुक्ति का प्रयास भी किया। ठीक है। विशेष अधिकार और जेनोटडेल 1919 में अल्केजेंड्रा कोलोनताई द्वारा जेनोटडेल की स्थापना की गई। सोवियत संघ ने विवाह कानूनों का पूर्ण लोकतांत्रिकरण किया, गर्भपात को विधिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। मातृत्व अवकाश लागू किया गया और क्षमा चाहूंगा, समान काम के लिए समान वेतन की नीति थी। स्टालिन युग की नेतृत्व आप नीति का यूटर्न देख लीजिएगा आप दोस्तों। अब यहाँ पर मुख्य बात आती है साम्यवादी चीन की महिला किस प्रकार से थी। मुख्य रूप से यह पढ़ना है आपको, बाकी आप तो समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से होता है। 1949 में माओ तुंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी क्रांति सफल हुई। माओ ने महिलाओं की शक्ति को पहचानने हेतु अपने मतलब पहचानते होते जो अपना ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध नारा था, महिलाएं आधे आकाश को थामी हुई हैं, विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई का नारा दिया। 4 मई आंदोलन मतलब 4 मई का जो आंदोलन हुआ 1919 को, ऐतिहासिक भूमिका थी इसकी। इस आंदोलन ने पारंपरिक चीनी कम्युनी जो कन्फ्यूशियसवादी पितृसत्तात्मक ढांचे पर कड़ा प्रहार किया। इसने पैर बांधने की अमानवीय प्रथा जो होती थी, फुट बाइंडिंग की, जो बाल विवाह होता था, जबरन विवाह के विरुद्ध व्यापक सांस्कृतिक चेतना जागृत की, जिसने भविष्य की चीनी क्रांति में महिलाओं की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया कि महिला भी इसमें क्या ले सकती, भाग ले सकती, क्योंकि उनकी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। नया विवाह क्या होता है भैया? नया विवाह कानून, जिसमें जो माओ सरकार का पहला क्रांतिकारी कदम था 1950 का नया विवाह कानून। इसने बहु विवाद, बाल विवाह, शिशु कन्या हत्या और वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। जब ये सरकार में उतरे, महिलाओं को पहली बार संपत्ति का अधिकार
और तलाक के विधिक स्वतंत्रता मिलना शुरू हो गई। अब देख सकते हैं कम्यून व्यवस्था और दोहरी जो मार्ग थी वो भी इस प्रकार से रहते। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान राज्य ने भोजन पकाने और बच्चों की देखरेख के लिए सामूहिक रसोई व शिशु गृह बनाए ताकि महिलाएं खेतों और फैक्ट्रियों में भारी श्रम कर सके। परंतु जब तक व्यवस्था असफल हुई तो महिलाओं पर घरेलू काम और बाहरी आर्थिक उत्पादन का दोहरा बोझ आ पड़ा, जिसे राज्य नियंत्रित मुक्ति की सीमा माना जाता है। फाइनली दोस्तों हम समझते हैं पश्चिम एशिया में नारीवाद और इस्लामिक नारीवाद कैसा रहता है, जिसमें हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो हमें कुछ ये बातें मिलती हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी एशिया मतलब मिस्र, ईरानी, तुर्की जैसे देशों में नारीवाद का उदय केवल पश्चिमी आधुनिकता की अंधी नकल नहीं था। यह आंदोलन औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रीय संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के समानांतर विकसित हुआ, जहाँ महिलाओं ने अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी। यदि आगे देखें तो दोस्तों हमें देखने को मिलता है इस्लामिक नारीवाद किस प्रकार से रहता है। इसमें बेसिकली हमें देखना है कि केंद्रीय बहस क्या रहती है इनकी, कि यह विमर्श पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष नारीवाद के इस विचार को चुनौती देता है कि धर्म की से मुक्त होकर ही महिला मुक्ति संभव है। इस्लामिक नारीवादियों का मुख्य तर्क है कि इस्लाम धर्म मूलतः समतामूलक और न्यायप्रिय है। महिलाओं की वर्तमान पराधीनता का कारण धर्म नहीं बल्कि सदियों से पुरुषों, मुल्लाओं, मौलवियों के कुलीन वर्ग द्वारा पवित्र धार्मिक ग्रंथों की है। संकीर्ण पितृसत्तात्मक व्याख्याएं हैं, प्रमुख अकादमिक विचारक और उनकी कृतियां। अ, प्रमुख विचारक कृतियां आप जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, रट लो इन चीज को आप अच्छे से। फातिमा मरनिसी, मोरक्को के इस प्रसिद्ध समाजवादी समाजशास्त्री ने अपनी युगांतकारी पुस्तकों बियॉन्ड द वेल 1975 और द विल एंड द मेल एलिट में ऐतिहासिक हदीसों का गहरा आलोचनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने अकादमिक साक्ष्यों से सिद्ध किया कि पैगंबर के मूल संदेश में लैंगिक समानता अंतर्निहित थी, जिसे बाद के पितृसत्तात्मक राजनीति ने तंत्र ने दबा कर रख दिया, छुपा दिया। लैला अहमद, लैला अहमद क्या कह रहे हो भैया, अपनी कालजे पुस्तक महिला और जेंडर इस्लाम में इन्होंने जो 1992 में प्रकाशित हुई में उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम के इतिहास में दो समानांतर धाराएं मौजूद है। पहली पहली कौन सी रही है? पहली आध्यात्मिक धारा जो पूर्ण आंतरिक लैंगिक समानता की बात करती है, और दूसरी विधिक संस्थागत धारा जो ऐतिहासिक रूप से तत्कालीन पुरुष प्रधान समाजों के प्रभाव में निहित है, निर्मित है। आगे देखते हैं इस्लामिक नारीवाद का मुख्य वैचारिक विरोधाभास क्या रहता है, पैराडॉक्स क्या रहता है। पश्चिमी और धर्मनिरपेक्ष नारीवादी आलोचक मानते हैं कि इस्लामिक नारीवाद अपने आप में एक विरोधाभास है। उनका कड़ा तर्क है कि जो विमर्श धार्मिक ग्रंथों और ईश्वरीय सीमाओं के भीतर बंधा हो वह महिलाओं को पूर्ण स्वायत्तता नहीं दे सकता। शरिया कानून हो, बहुविवाह हो, गवाही में समानता और उत्तराधिकारी के भेदभावपूर्ण नियमों को केवल व्याख्या बदल कर नहीं सुधारा जा सकता। इसके लिए नागरिक कानूनों का पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें आती हैं, तुलनात्मक विश्लेषण देख लेते हैं एक बार। साम्यवादी ढांचे की मतलब सोवियत की और चीन की और पश्चिमी एशिया में क्या उत्पीड़न का मूल कारण क्या था? यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था थी जो क्या थी, निजी संपत्ति की अवधारणा और वर्ग भेद को महिलाओं के दमन का प्राथमिक कारण मानती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, औपनिवेशिक प्रभाव था यहाँ। पश्चिमी सांस्कृतिक आक्रमण और धार्मिक ग्रंथों की पुरुषों द्वारा की गई गलती पितृसत्तात्मक व्याख्या थी। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का एक्सपेक्ट है कि भाई यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था उन पर हावी हो रही थी, और यहाँ पर क्या था, जो धर्म ग्रंथ में तो सही लिखा होता है कि हाँ लैंगिक समानता बनी रहे, लेकिन पुरुषों ने आगे जाके चेंज कर दिया। और दूसरा कारण यहाँ बताया गया कि औपनिवेशिक प्रभाव था, कि दूसरे देश के यहाँ लोग आए, उन्होंने राज किया और अपनी विचारधारा यहाँ पे थोप के चले गए। मुक्ति का मार्ग क्या था भैया? यहाँ पे राज्य के पूर्ण कानूनी नियंत्रण, निजी संपत्ति के उन्मूलन और महिलाओं को सार्वजनिक उत्पादन में अनिवार्य रूप से शामिल करके, और यहाँ पर क्या था, इस्लामी इतिहास, संस्कृति और मूल पवित्र ग्रंथों की समता मूलक न्याय पूर्ण और नारीवादी पुनर्व्याख्या करके। आगे देखते हैं सच्ची समानता की सीमाएं। राज्य का अत्यधिक निरंकुश नियंत्रण रहा, निर्णय लेने वाले सर्वोच्च राजनीतिक शीर्ष पदों जैसे पॉलिट ब्यूरो पॉलिट ब्यूरो पर हमेशा पुरुषों का ही वर्चस्व बना रहा। धार्मिक सीमाओं के भीतर ही सुधार का आग्रह, जिसे धर्मनिरपेक्षतावादी पूर्ण स्वतंत्रता और स्त्री देह पर संप्रभुता के मार्ग में बाधा मानते हैं। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। आधुनिक विश्व में लैंगिक समानता और महिला मुक्ति का कोई एक एकल सार्वभौमिक मॉडल वन साइज फिट्स ऑल नहीं रहा।
जहाँ सोवियत संघ और चीन के साम्यवादी ढांचे ने पूंजीवाद को समाप्त कर महिलाओं को अभूतपूर्व कानूनी अधिकार, गर्भपात की स्वतंत्रता, आर्थिक उत्पादन में महिलाओं महत्वपूर्ण मतलब हिस्सेदारी दी, वहीं राज्य के निरंकुश नियंत्रण, जेनोटेडेल की समाप्ति और राजनीतिक शीर्ष पर पुरुषों के एकाधिकार ने उनकी सच्ची समानता को सीमित कर रखा। दूसरी ओर पश्चिमी एशिया के नारीवादी आंदोलन और इस्लामिक नारीवाद ने वैश्विक विमर्श को यह सिखाया कि गैर पश्चिमी समाजों में महिला पश्चिमीकरण की अंधी नकल किए बिना अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के भीतर ही पवित्र सत्तात्मक व्याख्याओं को तार्किक चुनौती दे सकती है। मतलब कहने का आशय है कि जो उन्होंने विरोध करा चीन रूस में, वहां पर अपनी मतलब उनको लगा कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र, गहन रूप से स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र प्राप्त कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए भी उस चीज को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होती है फोर्थ यूनिट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन एक्सपेक्ट, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहें तो आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत आभार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जो इस पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पर टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन ज़रूर करें और वहाँ पर आपको ये वीडियो को पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगा। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।